There has been वाले मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक 2017 में भारत छोड़कर मलेशिया में मुंतकिल हो गए थे। उस वक्त से वो कभी भारत की मोदी हुकूमत तो कभी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर रहते हैं। जब वो भारत में मुकीम थे तो भारतीय हुकूमत उनसे परेशान थी। अब जब वो मलेशिया चले गए हैं तब भी भारत को अपने मसाइल सुलझाने की बजाय डॉक्टर जाकिर नाइक की फिक्र ही पड़ी है और आजकल ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा है। खास तौर पर भारतीय मीडिया में हर तरफ जाकिर नाइक ही हो रही है और वजह यह है कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का भारत का दौरा, जिसमें भारत ने बाकायदा तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। मगर इसके जवाब में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा? क्या ऐसा कोई इम्कान है कि मलेशिया खुद अपने मेहमान को अपने ही हाथों भारत के हवाले कर दे? और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत क्यों छोड़ा, मलेशिया क्यों गए, आजकल क्या कर रहे हैं, ये सारी मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत क्यों छोड़ा, फिर आपको इस नई पेशरफ से आगाह करेंगे कि क्यों आजकल भारतीय मीडिया में उनके चर्चे हैं और मलेशिया ने भारतीय हुकूमत की डॉक्टर जाकिर नाइक की हवालगी के मुतालबे पर क्या जवाब दिया। there has been issues raised, although not this time, but then of course politely the External Affairs Minister did make a reference to that, and I've said, look, we have to respect the due process. He's not been active in Malaysia, he travels outside. नाजरीन, जब डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में थे तो वहाँ उनका मामूल था कि कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में वो लेक्चर्स देने के लिए जाते रहते थे और दुनिया जानती है कि उनके लेक्चर्स में जितने मुसलमान होते उससे ज्यादा तादाद में हिंदू और ईसाई वहाँ पर जाते थे। वो अपने सवाल करते, अपने मजहब की हकीकत से पर्दा हटता देखते तो उनका अपने मजहब पर ईमान डावाडोल हो जाता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि हिंदू पंडितों के साथ जितने भी मुज़ाकरे किए उन सब में उन पंडितों को शिकस्त फाश थी। कमजोर से नजर आने वाले इस मुस्लिम स्कॉलर के मुकाबले में हट्टे कट्टे पंडित इल्म के मैदान में हार जाया करते थे। ये सिलसिला उन्होंने 1992 से शुरू किया और तब से लेकर अब तक हजारों हिंदू, ईसाइयों, यहूदियों, सिखों और दूसरे मजहब में पैदा होने वालों को इस्लाम कबूल करवा चुके हैं। उनकी इन्हीं कामयाबियों से भारत की हिंदू नवाज हुकूमत को बहुत खतरा महसूस होता रहा। मगर चूंकि पूरे मुल्क में सेकुलर पार्टी की हुकूमत थी तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी कुछ कर नहीं सकी। मगर 2014 में ये सब एकदम से तब्दील हो गया जब भारत में बीजेपी ने हुकूमत बनाई और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के साथ दुश्मनी शुरू कर दी। 2000 में ढाका में बम धमाके में मुलव्विस एक मुश्तबा नौजवान ने कहा था कि वो जाकिर नाइक की तकरीरों से मुतासिर है। इसकी बुनियाद पर भारत ने उनके खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए नौजवानों को उकसाने और दो फिरकों के माबैन नफरत फैलाने का मुकदमा कायम किया। हालांकि इस बेबुनियाद इल्जाम का कोई सर पैर नहीं, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह सकता है और कोई भी किसी से भी मुतासिर हो सकता है। तो क्या किसी के कहने पर इस तरह से एक शख्स को दहशतगर्द करार दिया जाएगा कि वो किसी एक शख्स से मुतासिर है? और खुद डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस इल्जाम की कई मर्तबा तरदीद कर चुके हैं। मगर भारत के पास वोट बैंक लेने के लिए कोई दूसरा तरीका ही नहीं। जाकिर नाइक कह देने से ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सियासत को सहारा मिलता है। भारतीय हुकूमत की इन्हीं हरकतों की वजह से वो भारत छोड़ने पर मजबूर हुए और मलेशिया में शहरियत इख्तियार की। श्रीलंका में जो बम धमाके हुए थे उसके बाद वहां की सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने जाकिर नाइक के टीवी चैनल पर बैन लगाने का फैसला किया। ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सिर्फ वोटों के लिए एक शख्स को निशाना बनाना और उसको दहशतगर्द कह देना इंतहाई अहमकाना हरकत है, मगर भारत के वज़ीर-ए-आज़म से इसकी भी तवक्को की जा सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी तकरीर के बाद एक भारतीय सहाफी ने सवाल किया था कि आप भारत कब आ रहे हैं। ये सहाफी एक खातून थी और भारत के एक मीडिया चैनल टाइम्स नाउ से वाबस्ता थी। ये वही टाइम्स नाउ है जिसके मालिक ने मोदी के साथ मिलकर कश्मीर में अगले दिन होने वाले हमले की खबर को छुपाया था। इस खबर का पता चल गया था तो हमला रोका जा सकता था, मगर सियासी फायदे के लिए मोदी और इस चैनल के मालिक ने ये हमला होने दिया। मोदी ने इस हमले से वोट लिए और उस चैनल ने रेटिंग। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल पर वाज़ेह जवाब दिया कि वो भारत में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर जालिम हुकूमत इक़्तिदार में है। वहाँ की अदालतें भी मोदी की जुबान बोलती हैं। मेरे लिए वहाँ जाना कोई मसला नहीं, मगर मैं बेवकूफ ही हूँगा अगर इन हालात में वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ की हुकूमत और अदालतें मेरे खिलाफ बगैर सबूत के सजा सुनाने को तैयार हैं। अगर मुझे ये भी लगे कि मेरे
साथ इंसाफ होगा, तब भी मुझे ये मालूम है कि भारत में इंसाफ बहुत ताखीर से मिलता है। क्या पता मैं अपने मुकदमे में इंसाफ 5 साल बाद पाऊं, 10 साल बाद या 20 साल बाद। ऐसे में मेरी जिंदगी का सारा काम ही खत्म हो जाएगा। जो मिशन मैंने शुरू कर रखा है वो अधूरा रह जाएगा। Going back is no problem. It will be foolish for me to go back when I know that the government is unjust. Even if they are not able to prove that I have done wrong or broken the law, it may take 5 years, 10 years, 20 years, and imagine all my work would be spoiled. नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत छोड़ने की वजूहात भी अपनी जुबानी बताई और अपने साथ भारत में होने वाली नाइंसाफी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुझसे मुतासिर होकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, भारत को ये बर्दाश्त नहीं था, तो उन्होंने मुझ पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। वो साबित नहीं कर सके तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया, वो भी साबित नहीं हुआ। फिर मेरे खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने का मुकदमा बनाया, मगर उसके लिए सबूत कहाँ से लाते, वो भी खत्म हो गया। तो फिर मेरे साथ समझौते की कोशिश की, जिसमें मुझे कश्मीरियों पर जुल्म की हिमायत करने का बयान देने का कहा, मगर मैंने इससे भी इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने मलेशिया की हुकूमत से मुतालबा शुरू कर दिया कि जाकिर को हमारे हवाले करो, मगर मैंने भारत छोड़कर मलेशिया आने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मलेशिया बाकी मुल्कों से अलग है। यहाँ पर हुकूमत किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर अपने ही शहरियों के लिए कार्रवाइयाँ नहीं करती, इसलिए मैंने भी मलेशिया का इंतखाब किया ताकि मैं भी यहाँ भारत के शर से महफूज रह सकूं। And Malaysia, one of the best countries, as I said in my earlier answer, one of the best countries to live in. I did research in Malaysia. There were more than 15 countries that were calling me. I did a survey and I chose to live in Malaysia. Going back is no problem, but all my dawah would have been stopped maybe with a few people there. And Alhamdulillah, after I did hijrah, my dawah increased, my reach increased, Alhamdulillah, by the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So we take guidance from the seerah. Everyone, it's not possible, can do hijrah. It's with Allah's help that I did hijrah. नाजरीन, इस सब के बाद भी भारतीय हुकूमत को चैन नहीं आया, तो उन्होंने एक मर्तबा फिर इस मामले को जिंदा करने की कोशिश की। जब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भारत का दौरा किया तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने मेहमान नवाजी के आदाब के खिलाफ और जो मुलाकात का एजेंडा था उसको नजरअंदाज करते हुए मलेशिया से डॉक्टर जाकिर नाइक की हवालगी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब अनवर इब्राहिम ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक वाले सवाल बाद में शामिल करवाए गए और इस इंटरव्यू को लाइव टीवी पर दिखाया गया ताकि अनवर इब्राहिम के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा न हो। एंकर ने वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से सवाल किया कि क्या जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले करने का सोच रहे हैं, जिस पर उन्होंने पहले तो इंतहाई हैरानी का इजहार किया, मगर फिर कहा कि मलेशिया के अपने कवानीन हैं, अपने तरीकाकार हैं, अगर वो कोई ऐसा बयान देते हैं जो हमारे कवानीन को तोड़ता है तो फिर कानून ही फैसला करेगा। Well, there has been issues raised, although not this time, but then of course politely the External Affairs Minister did make a reference to that, and I've said, look, we have to respect the due process. He's not been एक्टिव in Malaysia, he travels outside. उस एंकर ने बेशर्मी की हद कर दी और बजाय इस वाज़े जवाब पर अपने इंटरव्यू को जारी रखती कहने लगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयानात तो दिए हैं मगर उस वक्त आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, जिस पर अनवर इब्राहिम ने कहा कि माजी की बातें न करें और वो बयान भी ऐसे नहीं थे कि वो भारत और मलेशिया के ताल्लुकात को खराब करते या कोई तशवीश खड़ी करते। हम जाकिर नाइक को अपने मुल्क में रहने का पूरा हक देंगे। He did make statements, but you were not in power then. It was Mr. Mohammed. So just saying that, is Zakir Naik an issue that impacts bilateral ties? No, we do appreciate the concern expressed by some quarters here, but I think as long as he does not create issues between our countries and the security of a nation, I think we let the matter rest. नाजरीन, ये एंकर चूंकि हुकूमत की तरफ से फीड होकर आई थी तो उसने अपनी ढिठाई बरकरार रखी और कहा कि अगर भारत सबूत देता है तो क्या जाकिर नाइक को अपने मुल्क से निकालेंगे, जिस पर अनवर इब्राहिम ने जान छुड़वाते हुए कहा कि जब भारत कोई सबूत देगा तो फिर देखेंगे। बहुत से मामलात पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एक मामले से हमें मजीद ताउन और हमारे दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने से रोकना चाहिए। Yeah, of course, we are a country, we must respect the rule of law. And we will not condone any sort of transgression. नाजरीन, भारतीय हुकूमत आज से नहीं बल्कि सालों से कोशिश कर रही है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत में वापस लेकर आए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, मगर अल्लाह ताला की मदद हमेशा डॉक्टर साहब के साथ शामिल रही है। अनवर इब्राहिम से पहले जो मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म थे वो महातीर मोहम्मद थे। उन्होंने तो भारत के मुतालबे पर उन्हें ठेंगा दिखाते हुए कहा था कि वो कभी भी डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले नहीं करेंगे। इसी हजीमत के बाद से मोदी सरकार ने मलेशिया
मलेशिया के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए थे, जिनको अपनी जरूरत पड़ने पर अब दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अनवर इब्राहिम का भारत का दौरा भी इसी सिलसिले की कड़ी था। हमारी दुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मोदी सरकार की साजिशों से महरूम रहें और जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचे, अल्लाह ताला उसका शर उसी पर लौटा दें।